चलो अब हम देखते हैं आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ। आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी हमें एक इक्वेशन मिला है। क्या इक्वेशन मिला है अपने को? जो टोटल जो हमारे पास फोटोन की एनर्जी वो दो पार्ट में ब्रेक होती है। पहला कौन सा? वर्क फंक्शन, और दूसरा बच गया वो काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो वहीं से शुरू किया जाएगा। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? फोटोन की एनर्जी ईपी इज इक्वल टू फाई प्लस के ई होगा, यही होगा। ठीक है, अब ईपी को हम क्या लिख सकते हैं? ईपी को हम लिख सकते हैं एच इंटू एफ, और वर्क फंक्शन को भी हम इसी के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? एच इंटू एफ नॉट। सही है यहाँ तक के? ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मान लो इस कंडीशन में मैक्सिमम है, तो के ई मैक्सिमम लिख देता हूं मैं। तो के ई मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा? के ई मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा? के ई मैक्सिमम का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? एक बार में चाहे तो के ई मैक्सिमम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको के ई मैक्सिमम रख करके एक तो फॉर्मूला यहां से ले सकते हैं, के ई मैक्सिमम, ये कभी कभी काम आता है, इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ला दूंगा तो देखो एच क्या हो जाएगा? कॉमन, एच कॉमन हो जाएगा, और एफ माइनस एफ नॉट। तो ये कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ दिया जाए किसी जगह पर तो काम आ जाएगा, बाकी हमारा मेन जो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं आएगा अभी, है ना। एंड दूसरा देखो, हम यहीं से वापस आते हैं, ये वाले को मैं अगर लिखूं अच्छे से तो क्या हो जाएगा? ये एच एफ इक्वल टू एच एफ नॉट। क्या हम इसको 1/2 mv² लिख सकते हैं? तो भी एक लिखने का तरीका होता है, 1/2 mv², और ये हो जाएगा v का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास तो फिक्स रहेगा, तो वैरी क्या करेगा? उसका स्पीड वैरी करेगा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको? और हम लिख सकते हैं इसको फ्रॉम 1 लिख देता हूं मैं, फ्रॉम 1। अगर मैं ईपी को लिखना चाहूं तो ईपी को सीधा लैम्डा के टर्म में लिख सकता हूं क्या? तो लैम्डा के टर्म में क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा। और फाई को क्या लिख सकते हैं अपन? फाई को लिख सकते हैं, या इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एच एफ की जगह पे सी अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी, और क्या हो जाएगा? अपॉन में लेमडा नॉट। और के ई को अगर हम चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, या पहली बार में ऐसे ही रख लेते हैं अभी, तो के ई मैक्सिमम। तो यहां से अगर मैं के ई मैक्सिमम को वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? के ई मैक्सिमम इक्वल टू, के ई मैक्सिमम इक्वल टू, अच्छा तो यहीं से बन जाएगा क्या? यहीं से कर सकते हैं कन्वर्ट, है ना, लैम्डा में। तो इसको मैं अगर इधर ला दूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो एच सी, और अंदर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ये फॉर्मूला याद करने के पीछे नहीं जाना है, बस कन्वर्ट कैसे और उसको समझना है। हम अगर हमको जरूरत पड़ रहा है कि ईपी और फाई के फॉर्म में रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं। अगर हमको जरूरत पड़ रहा है कि नहीं हमको एफ के फॉर्म में रखना है तो ऐसे रख सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि लेमडा के फॉर्म में रखना है तो ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, एक और इसमें कर सकते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट से ही अगेन, फ्रॉम फर्स्ट। देखो अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी किसके बारे में बात किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखा जा सकता है, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ई इंटू वी। क्या हो जाएगा? ई इंटू वी।
और अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कंडीशन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो ई वी नॉट होता है ना, तो हम लोग क्या कर दिए, ई वी नॉट पुट कर दिए। तो ये क्या है, ये आइंस्टाइन ने सब अलग अलग तरीके से उसको रिलेट किया हुआ है। तो हर फॉर्मूले में से जो फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, बस एक फार्मूला जो हमारा मास्टर फार्मूला है वही पता होना चाहिए, ये वाला। इससे सब कुछ निकल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, अरे यार ये तो इधर आ गया, रुको इसको मैं हटा के यहाँ पर लिखता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल सही स्पेलिंग है ना, क्या गलत है? अच्छा आज कुछ अलग मूड में हो गया आप? हाँ? चलो ये दो हमारे पास स्टेटमेंट है, इन दोनों में कौन सही और कौन गलत है ये बताना है। तबीयत खराब है क्या आपके, आँख के नीचे पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया है? हाँ? ऐसे रात भर क्या कर रहे हो? पढ़ो, कौन सही कौन गलत बताओ। पहला वाला सही लग रहा है। और कोई आंसर दो और फिर कंक्लूजन निकालेंगे अभी। अरे क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से सोचो, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। और इसको पढ़ने के बाद नहीं सोच सकते आप, जब तक कि हाँ ग्राफ नहीं, जब तक कि आप ये इक्वेशन को नहीं समझोगे, इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, तब तक नहीं समझ आएगा। देख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी किसमें है, इसमें है दोनों ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी देखो एफ, दोनों एक साथ है इसमें। इस इक्वेशन से आप रिलेट कर सकते हो। हम्म, क्या? हम्म, हाँ हाँ वैसा लॉजिक लगाओगे, लेकिन एग्जैक्ट लॉजिक ये लगेगा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दोनों के बीच में रिलेशन। हम्म, देखो पहले इन दोनों का मीनिंग आप समझ पा रहे हो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा क्या है, लीनियरली डिपेंड। इनवर्सली नहीं है। लीनियरली डिपेंड्स का मतलब है लीनियर इंक्रीज करना या लीनियर डिक्रीज करना। दोनों ट्रू है।
चलो ठीक है, समझते हैं। मान लो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, EP इज इक्वल टू फाइव प्लस के होता है। अपने को मेन क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहां से मिल जाएगा HF। इस फाइव को चेंज करने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो नहीं करते हैं। के क्या हो जाएगा, E इंटू V0। अब हम एक काम करते हैं, हम दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको मान लेते हैं क्या है, ये V0 है, V0, और इधर पे क्या ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, V0 हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूं ठीक से, तो कैसे अरेंज होगा ये, V0 का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग V0 का वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है। तो V0 के टर्म में देखो, अगर इसको इधर ले आते हैं, V0 इज इक्वल टू E इंटू V0 इज इक्वल टू HF, और क्या होगा, माइनस फाइव, HF माइनस फाइव हो जाएगा। और यहाँ से V0 का फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रहा है H अपॉन E, और क्या हो जाएगा F। E को इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन E। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसका कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर प्लस सी ना होकर के माइनस सी है। ये जो V0 दिख रहा है, ये V0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को, और ये जो फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सीधा मतलब होता है, अगर हम किसी को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाना चाहिए, 2 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। अगर 3 टाइम कर रहे हैं तो 3 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 2 टाइम वेरी करूंगा तो क्या ये भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, कुछ तो कम हो जाएगा। ये यहां पर ये पूरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। ये देख लो, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये मेटल पे। किस पे डिपेंड करेगा, ये मेटल पे। तो ये दोनों दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। H और E ये तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ये कोई भी मेटल ले लो ऑलवेज क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो V0 जो है F के अकॉर्डिंग तो वेरी करेगा, बट यहां पर क्या हो रहा है, ये F अपॉन जो E दिख रहा है, ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू घटाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं हो सकता। डायरेक्टली का मतलब ये सिर्फ इसी पे डिपेंड करे। ठीक है, अगर ये 2 टाइम होगा तो ये भी क्या हो जाए, 2 टाइम वेरी करे। अगर 3 टाइम तो 3 टाइम करे। तो डायरेक्टली नहीं है, बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब दूसरा बात है, क्या लीनियर डिपेंड होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वेरी करेगा क्या, तो वो देखते हैं। ये किसका इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। और स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा देखना, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम रखते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 रख देते हैं, ये 0 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमने क्या रख दिया, 0। तो 0 फ्रीक्वेंसी पे V0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन E, मतलब निगेटिव में चला गया, तो V का वैल्यू निगेटिव मान लो कहीं इधर पे है। ये क्या वैल्यू है, -5 अपॉन E वैल्यू है। ठीक, अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा ये। और जब धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना देते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से। आया समझ में। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, F0। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के आगे जाएगा तब ये पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। क्योंकि अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक पार हुआ ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो हमको ग्राफ दिख रहा है ना, इसको हम लोग डॉट में रख सकते हैं। तो ये हमारा मेन स्ट्रेट लाइन है देखो, और ये हम लोग बनाए हैं कहीं ना कहीं, याद होगा आपको, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ग्राफ बना है, पीछे बना है ना। ये देख सकते हो, ये भी बना है और हमने खुद से भी बनाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ गया, कहाँ गया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज़ है, यही क्या है, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो इसके नीचे के ग्राफ का कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक वैल्यू के बाद लीनियर इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज ये जीरो पे भी क्या होता, ये भी जीरो रहता, और जब ये वन हुआ तो ये भी वन होता, टू हुआ तो टू होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक वैल्यू के बाद क्या हो रहा है, लीनियरली ये वेरी कर रहा है, तो लीनियर डिपेंडेंसी है। कैसा है, लीनियर डिपेंडेंसी। ये फाई का वैल्यू इसमें चुप गया है, फाई की वैल्यू को ठीक करता हूँ, यहाँ पर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस फाई अपॉन ई, ये इस तरह से। लीनियरली डिपेंडेंट, आया समझ में। तो सेकंड वाला क्या है, ट्रू है, और फर्स्ट वाला फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या था, 23, 24, पढ़ लिए। ये सही है, क्या बोल रहा है, द फोटो करेंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये नंबर है, ये भी नंबर है ना, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, एकदम सही है ये, तो ये तो ट्रू हो गया है ना, ये ट्रू हो गया। फिर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा क्या, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with which photoelectrons are emitted depends on the frequency of, ये सही है, बाकी सब रह गया ना, तो पढ़ लेते हैं फिर भी। द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड डी भूल के लग रहा है, डी होना चाहिए क्या, नहीं ठीक है सही है, एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर, हाँ रिक्वायर्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जैसा कोई चीज होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा ये तो और खतरनाक दिमाग, ऑप्शन में है ही नहीं तो पढ़ना ही नहीं उसका। हाँ वही डी के लिए ही बोल रहा है, हाँ तो वही डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, सही बात है क्या, गलत बात है, उस पर डिपेंड करता है, तो ए और सी सही बात है, ए और सी कहां पर आएगा, ऑप्शन है। ठीक, चलें आगे, बने यार क्वेश्चन, एक बार देखो इस क्वेश्चन को, ये तो ग्राफ से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वैरी कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी वैरी करेगा, तो क्या रहता है, जिसका ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, तो थर्ड का ज़्यादा रहेगा, फिर सेकंड का, फिर वन का, तो कौन सा रहेगा, बी रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है। अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का नाम, मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, नेचर लव सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, वैसे ही इस यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है सबके पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। तो इसी को बोला गया कि व्हेन मैटर बिहेव्स एज अ वेव इट इज कॉल्ड मैटर वेव। और मैटर जो हर मटेरियल पार्टिकल है, ये बात हम पहले जानते हैं। जैसे कि आप सब क्या हो, मटेरियल हो आप सब लोग, है ना, मटेरियल हो ना। ये मार्कर क्या है, हाँ वही बात है, हम सब मटेरियल है, ठीक है। ये मार्कर क्या है, मटेरियल है, मतलब पार्टिकल है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि ये वेव भी है, क्या है ये, वेव। ठीक, थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन हर चीज समझ जाओगे तो थोड़ी डीप ब्रॉगली की जरूरत पड़ती। तो जैसे कि लाइट क्या है, लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल का नेचर भी शो करता है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मतलब ये होता है, लाइट ना तो पार्टिकल है और ना ही वेव है, वैसे ही मटेरियल भी ना तो पार्टिकल है और ना ही वेव है। मतलब हम अगर एक साथ कलेक्ट हैं, जैसे हम सब इंसान, हमारा बॉडी जो अगर एक साथ कलेक्टेड है तो हम क्या हैं, एक मटेरियल के फॉर्म में हैं। और जब हमारे बॉडी के एक हर मतलब पूरा पार्ट को अगर एकदम टुकड़े टुकड़े में, इतने टुकड़े में काट दिया जाए जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन ही रहे, तो क्या कहलाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट बन जाएगा, जो कि अल्टीमेटली एनर्जी का फॉर्म होगा। जब एक इंसान का डेथ होता है तो फिर क्या बनता है, वो उसके बॉडी का क्या होता है, कुछ भी नामो निशान रह जाता है क्या। प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका बॉडी सबसे पहले अगर मान लो जलाया जाएगा तो पूरा राख बन जाएगा, फिर राख अल्टीमेटली जो जलाया गया तो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के फॉर्म में। हाँ, और अगर मान लो उसको जमीन में दफना दिया गया तो भी क्या होगा, वो डीके हो जाएगा, और डीके होने के बाद अल्टीमेटली क्या बन गया, वो कुछ भी नामो निशान रहा क्या उसका, वो क्या बन गया, अल्टीमेटली एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये फिर एक डीप थ्योरी है, हालांकि सब इस स्पिरिचुअल में ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन है, लेकिन साइंस जो है इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर पा रहा है, बहुत उसका स्पीड स्लो है। जो हमारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जितना फास्ट है ना, उससे बहुत स्लो है साइंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, इसमें बोला गया कि भाई जो भी मटेरियल है वो ना तो पार्टिकल है और ना ही क्या है, ना ही क्या है, वेव है। चलो हम अपने ऊपर नहीं आते हैं, सिंपल हम इसी पे लेके चलते हैं। जैसे ये मार्कर बना होगा, तो ये मार्कर क्या ऐसे ही था पहले, नहीं था, और क्या ये ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद इसके क्या होंगे, मान लो मैंने 2 टुकड़े में पहले काटा तो इसके 2 टुकड़े बन गए, फिर 10 टुकड़े कर देंगे, 10 टुकड़े बन जाएगा। सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। सबसे छोटा पार्टिकल क्या बोलता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम कहलाता है। एक्चुअल में उस एटम का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो भी क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। और वही जो एनर्जी का जो फॉर्म है वापस फिर से कलेक्टिव फॉर्म में जब अरेंज होता है, तो कलेक्टिव फॉर्म में अरेंज होने के बाद वो क्या बन जाता है, वो एक नए तरीके का मटेरियल बन जाता है। तो अभी ये सब कलेक्ट है एक साथ, इसलिए ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और जब इसके सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब अभी ये हमको पार्टिकल लग रहा है, और जब ये पूरा टूट जाएगा, एकदम टूट जाएगा, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में आ जाएगा, ये उस पार्टिकल के रेंज में आ जाएगा जो वेव के रेंज में आता है, तो ये क्या बन जाएगा, वेव बन जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या ये पार्टिकल है, नहीं है, क्योंकि परमानेंट, अगर पार्टिकल रहता तो परमानेंट क्या रहता, ये पार्टिकल ही रहता। तो क्या ये वेव है, नहीं, अगर वेव रहता तो परमानेंट क्या रहता, वेव रहता। तो ये कैसे कलेक्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि ये मान लो हमारे पास एक पोडियम है, ठीक है। ये पोडियम कैसे बना है, बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बना है। अगर मैं इस टुकड़े को अलग निकाल दूं, इसको अलग निकाल दूं, इसको अलग निकाल दूं, इसको अलग निकाल दूं, तो क्या ये पोडियम कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। सारे के सारे पार्ट एक साथ अरेंज है, इसलिए क्या कहला रहा है, ये पर्टिकुलर शेप जो है एक नाम में डिफाइंड है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, ड्यूअल नेचर कहलाता है, जिसको किसने दिया है, डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि बट मटेरियल को हम तो जानते हैं पार्टिकल के फॉर्म में, क्योंकि मोस्टली ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
लेकिन ये भी एक सच है कि व्हेन मैटर बिहेव एज अ वेव, जब मैटर वेव की तरह बिहेव करेगा, और वेव की तरह कब बिहेव करेगा, जब ये इतने छोटे पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो वेव की कैटेगरी में आता है, तो ये वेव बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, मैटर वेव। मैटर वेव कैसा होता है, मैटर वेव के बारे में क्या बोला गया, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहले जो वेव के बारे में, लाइट के बारे में, एक क्या नाम था, सेकंड नंबर पे हाइगन, हाँ हाइगन आए। तो हाइगन ने क्या बोला, हाइगन ने बोला कि भाई वो मैकेनिकल वेव है। फिर उसके बाद कौन आए, मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि ये ईएम वेव है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, जो मैटर वेव है, वेव अल्टीमेटली क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपागेट कराएं तो उसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये प्रोपागेट कर जाता है। ईएम वेव के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है। तो मैटर वेव जब वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, इस वेव का अगर हम लोग वेवलेंथ देखें तो ये 0 से इनफाइनाइट तक के कुछ भी हो सकता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड भी क्या है इसका, 0 से इनफाइनाइट तक के कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा पुराने चीज को रिलेट करते हैं। जब हम बात करते हैं फोटोन का, तो फॉर फोटोन, अब यहां से जो हम लोग लगभग 15-20 मिनट पढ़ेंगे ना, ये मान के चलो केमिस्ट्री पूरा फिर से रिवाइज होगा। क्या रिवाइज होगा, लैम्डा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, जो हम लोग मोमेंटम देखा करते थे, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, जो बहुत सारा फॉर्मूला देख के रखे थे, बस उसी को फिर से दोबारा लिखूंगा मैं क्योंकि उसका डिमांड है। फॉर फोटोन, फोटोन के लिए हम क्या जानते हैं, ईपी इज इक्वल टू होता है, ईपी इज इक्वल टू क्या होता है, एच एफ होता है। ठीक है, एच एफ को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कन्वर्ट करना चाहें तो मोमेंटम के टर्म में क्या हो जाएगा, मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपी अपॉन सी होता है क्या, ठीक है, ये ईपी अपॉन सी हो गया। और ईपी अपॉन सी को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा मैं लिखूं एक बार में तो एच अपॉन लेमडा लिख सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि बस जो चीज फोटोन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, डी ब्रॉग ने डायरेक्टली बोला एक्सपेरिमेंट करके कि जो चीज फोटोन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है ना, यही चीज किसके लिए एप्लीकेबल होगा, हर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होगा। और उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, wavelength of matter is क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। बस फर्क क्या है, फर्क बस इतना है कि पहले जो लेंथ, पहले ये जो था हमारे पास, पहले जो लैम्डा था फोटोन के लिए था, या जो भी वेव है उसके लिए था, मोमेंटम भी किसका था, वेव का था। लेकिन सेम चीज डिफाइन किया गया किसके लिए, मैटर के लिए, मतलब मैटर वेव के लिए। तो यहाँ लैम्डा किसका हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा मैटर का, और ये पी भी किसका हो जाएगा, मोमेंटम, ये हो जाएगा किसका, वेव का। आया समझ में। आप चाहो तो मोमेंटम को और आगे एक्सटेंड करके क्या लिख सकते हो, मोमेंटम को लिख सकते हो, मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो इस एक फॉर्मूले को अपन पहले याद रख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके बाद धीरे धीरे अब इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते चलेंगे। कुछ डाउट है कि यहां तक के। अब मान लो हमें इसमें ग्राफ बनाना है, फिर धीरे से भी सबको देखेंगे एक वन बाय वन। बस पहले इसके बीच में ग्राफ बना लेते हैं एक। अब हमें अगर ग्राफ बनाना है किसके बीच में, मोमेंटम पी और वेवलेंथ लैम्डा के बीच में, तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। 1 अपॉन
एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट ना, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा। और अगर ये ऐसा है तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलो अब यहीं से हम लोग थोड़ा थोड़ा कंडीशन अप्लाई करते हुए, अलग अलग चेंज करते हुए फॉर्मूले को वेरी करेंगे। सबसे पहला चीज आता है लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p² / 2m। ये आप केमिस्ट्री में जाके देखोगे, कहाँ से लाए, कैसे डिराइव किए, तुरंत आपको मिल जाएगा। फॉर्मूले को मैं ज़्यादा अभी टाइम पास नहीं करूंगा। तो यहाँ से आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो अंडर रूट में 2m और क्या हो जाएगा ये ke। तो ऑलरेडी हमने ये सब केमिस्ट्री में अच्छे से देखा हुआ है, तो डिराइव करने में कोई टाइम पास नहीं करेंगे। देन सीधा आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा ऑफ मैटर इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला लैम्डा का, h/p है ना। सीधा p का वैल्यू पुट कर दूं तो h/p की प्लेस पे कितना हो जाएगा, 2m ke। ये मिल गया एक काम का फॉर्मूला, ठीक। ये पहला फॉर्मूला काम का। और इसी में एक चीज और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डेल्टा वी। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल के लिए बात करें, अगर किसी चार्ज पार्टिकल के लिए बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू वी होता है। अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है तो Q इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा ये। देन अब मैं लैम्डा मीटर बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, लैम्डा। तो ये हो जाएगा h/√2m और क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी। तो क्या क्या फॉर्मूला मिलता है यार अपने को, यहां से आ गया नेक्स्ट काम का फॉर्मूला, फिर इसके बाद ये काम का फॉर्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लिख लेता हूं मैं डेल्टा वी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस। फिर नेक्स्ट आता है इफ charge particle dropped in इलेक्ट्रिक फील्ड। EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को कहां ड्रॉप कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप कर देते हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल को कहां ड्रॉप करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप करते हैं, तो क्या होगा, देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया, ये मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, Q है। तो चार्ज पार्टिकल जब हम लोग इसमें ड्रॉप कर देंगे तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लगेगा, हम लोग जब चार्ज बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो ये हो जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ये होगा कि नहीं होगा,
होगा। तो अब इसके टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इसके टर्म में लिखने के लिए हमको मोमेंटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, एफ इज इक्वल टू डी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो वहां से मोमेंटम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम लिख सकते हैं। फोर्स का वैल्यू मिल गया क्या, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू टी। तो ये एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसको, वेवलेंथ को। देन फॉर्मूला देखो आपके पास क्या मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है ना, तो एच अपॉन पी की जगह कितना हो जाएगा अब, क्यू ई टी। आया समझ में। ये देखो एक ही फॉर्मूला वेवलेंथ, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। एच अपॉन पी को हम यहाँ पर एच अपॉन क्यू ई टी लिख सकते हैं। आया समझ में, ठीक। नेक्स्ट इसी में एक और चीज आएगा भी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी आपको याद आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब इसको रिलेट करते हैं अपन। ये क्या था, कोई भी एटम का न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका ऑर्बिट था। यहाँ पर मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब वो मूव करेगा तो उसके अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है और एक फोर्स कहाँ लगता है, एक बाहर की तरफ लगता है, जो इसको क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। एक अंदर की तरफ लगेगा और एक कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो अंदर की तरफ जो लगता है वो कौन सा फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और बाहर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका वैल्यू क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये होता है क्यू वी बी। ये क्या होता है, क्यू वी बी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखे हैं और एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी। जब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, जब इन दोनों को आप क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है। देखो यहां से v और v कैंसिल हो गया, तो mv को हम क्या बोल देंगे, मोमेंटम। mv को क्या बोल देंगे, इन दोनों को मिला के मोमेंटम बोल देंगे क्या। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू आर को मैं इधर खींच के ले आता हूं, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q b और r। यही होगा क्या, बस एक नया फॉर्मूला आ गया फिर से। यहां से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी आर, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन p, और p की जगह पर क्या लिख दोगे, 1 अपॉन क्यू बी आर। है कोई डाउट, नहीं है, हंस लो अच्छे से, हंस लो। अरे हंस लो, बोला हंस रहे थे तो। क्या हो गया, आ रहा है समझ में इतना। चलो थोड़ा सा और इसमें एक चीज हम देखते चलेंगे साथ साथ। यहां पर देखो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, P के। अगर मास कांस्टेंट हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्पीड के, है ना। स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो। यहां पर देखो इस फॉर्मूले में मास कांस्टेंट हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के, 1 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यहां पर अगर मास फिक्स हो गया, चार्ज फिक्स हो गया, तो किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां देखो
क्यू फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है ये, रेसिप्रोकल है। यहां देखो चार्ज फिक्स हो गया, जिस रेडियस में घूम रहा है वो फिक्स हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के रेसिप्रोकल है, मतलब सब के साथ रेसिप्रोकल का रिलेशन है। किसका, वेवलेंथ का। कोई डाउट यहां तक के? अगला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल। गैस के अगर मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो ये काइनेटिक थ्योरी आप पढ़े होगे फिजिक्स में क्लास 11th में, उसमें ये फॉर्मूला देखने को मिला होगा। और मुझे याद आ रहा है कि हल्का फुल्का मैं आप लोगों को क्लास 11th में केमिस्ट्री में कोई चैप्टर था ना, काइनेटिक थ्योरी कुछ था क्या, थोड़ा सा पार्ट आया था कहीं पर बीच में, तो उसमें बताया था इस फॉर्मूले को। केमिकल बॉन्डिंग नहीं था, किसी टॉपिक किसी चैप्टर के अंदर थोड़ा सा टॉपिक आया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं, मेरे ख्याल से थर्मोडायनेमिक में आया था जहां तक, है ना। तो बहुत बहुत थोड़ा सा बताया था क्योंकि ये हट चुका था तो सिलेबस से। तो के इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला मुझे याद आ रहा है, जरूर बताया था करके, 2/3 के इंटू टी था, तो इसको आप चाहो तो के बी इंटू टी लिख सकते हो। ठीक है, जहां ये क्या होता है, के बी कॉन्स्टेंट होगा, टी क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो जब हम इसके टर्म में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो देखो हम किसको लिख सकते हैं, फिर उसके बाद वेवलेंथ को भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m, और क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे इसको पुट कर देते हैं, तो कितना आ रहा है, h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू 3/2, और ये के बी टी, 2 कैंसल, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m के बी टी। तो ये भी एक बढ़िया फार्मूला है काम का। ये किसके लिए है, ये गैस के मॉलिक्यूल के लिए है, समझ आया। तो गैस के मॉलिक्यूल भी क्या है, वेव है। ठीक, देख लो उनका वेवलेंथ है, जहां वेवलेंथ जिसका आ गया मतलब वो वेव है। क्या कुछ गलती है क्या? तो ऐसे डाउटफुल तरीके से क्यों देख रहे हो? रुको पहले से को डिब्बा में पैक करता हूं मैं। क्या नोटेशन लिखना है किसका? नहीं लिखना है, टाइम पास। अरे वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू गिवन रहेगा। हो गया इतना? तो आप तो बढ़िया एकदम माहौल ले रहे हो। थोड़ा ऐसा करे तो, थोड़ा वैसा करे तो, हैं? चलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट। अब यहां पर चैप्टर 2 भी रिलेट होगा। nth ऑर्बिट ऑफ एटम, ये कौन से टॉपिक में आया था, चैप्टर 2 में? किसका मॉडल था ये? क्या? भाई बोर्स मॉडल में था ना, हम लोग देखे थे ना nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो।
एजी मुथल। आप लोग एसएसटी में उसका नाम पढ़ो क्या, पोट्टी श्री रामुलू? नहीं पढ़े हो इतना वो, पोट्टी श्री रामुलू। अभी उसके थोड़े दिन पहले शायद बर्थडे था। ये साउथ साइड का है ये, मतलब थे। नहीं सुने आप लोग, सच में नहीं सुने हो? तो एसएसटी में था ना ये। भाई मैं अपने जमाने में मैं भी नहीं जान रहा हूँ, और मेरा ही जमाना चल रहा है अभी। ऐसा बुढ़ा उड्ढा नहीं हो गया हूँ अपने जमाने में। ये ये जब मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा था ना जब पीएससी वालों को, तो उस समय उसको मैं पढ़ा हुआ था। अरे मतलब बता रहा हूँ कि मैं उस समय पढ़ाया, तो वहाँ होगा ना एसएसटी में तो। अच्छा, इंडियन के बारे में नहीं पढ़ते आप लोग? हाँ, ये जो ये है, जो गांधी एरा है ना, उस टाइम का है ये। हाँ ठीक है, तो ये भी वैसे ही नाम है जैसे एजिमुथल है। देखो तो ये याद है कि नहीं बताओ? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, है क्या याद? ठीक, तो यहां से क्या पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी के प्लेस में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m एन स्क्वायर, ऊपर चल देगा तो बन जाएगा n, क्या बन जाएगा ये, n बन जाएगा। और एन एच अपॉन क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन, इसको डबल कर दो, 13.6 का डबल कितना हो जाएगा, 27.2 हो जाएगा क्या, 27.2 एन एच अपॉन अंडर रूट 37.2 और क्या है m। 27.2 को हम लोग राउंड फिगर में लिख लेंगे कितना, 27, ये हो जाएगा 27 m। ये फॉर्मूला है अगला। अगर nth ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, वेवलेंथ का वैल्यू देख लो। m क्या है, मास। और अभी इसके लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप चाहो तो me लिख सकते हो, सीधा me ही लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सब तो कांस्टेंट ही हो गया, फिर n का वैल्यू जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकंड में है तो 2 हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है और एच का वैल्यू बस एच का वैल्यू पुट करना रहेगा, फिर आ जाएगा। हो गया इतना, चलो हो रहा है अभी। इफ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड, if electron is accelerated through v potential difference, v potential difference, अब v पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, है ना। तो बताओ क्या होगा अब, इसका वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m। क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे अपन, क्यू भी होता है ना, तो यहाँ पर h अपॉन वैल्यू पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ई हो जाएगा, और वी की जगह पे वी रखते हैं। देखो एच का वैल्यू पता होता है, एम ई पता होता है, ई पता होता है, तो पता क्या नहीं है, सिर्फ क्या नहीं पता है, वी। वी का वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगा, तो आप सबका वैल्यू जब पुट कर दोगे ना तो यहाँ एक वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आता है 12.27।
थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा ये वैल्यू भी आपको। ये रहेगा एंगस्ट्रॉम और क्या है अंडर रूट वी। ये है वेवलेंथ का वैल्यू, किसका, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब उसको हम लोग वी पोटेंशियल डिफरेंस साथ में एक्सेलरेट कराएंगे तो। ठीक, ये सब एक फॉर्मूला सेट में होना चाहिए, जिसका रोज आप रात में एक बार दर्शन करो या सुबह दर्शन करो। ठीक है, रोज इसको प्रणाम करो, बढ़िया। यही अभी क्या है, आपके इष्ट देवता है सब ये लोग, एग्जाम के होते तक के। तो इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है। हम्म। अब नमक पानी, नमक पानी। अभी किसको हम लोग एक्सेलरेट कराएं, इलेक्ट्रॉन को। अब देखो, इफ अल्फा पार्टिकल और क्या है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और कौन है प्रोटॉन, इन तीनों को भी करा देते हैं। प्रोटॉन आर एक्सिलरेटेड, जब इसको एक्सिलरेट कराएंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अपने को फिर से डिराइव नहीं करना है, डिराइव किए हुए हैं अपन, केमिस्ट्री में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। जैसे अपन अल्फा पार्टिकल के लिए बात करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसके अंदर दो क्या होता है, 2 यूनिट प्रोटॉन होता है और 2 यूनिट न्यूट्रॉन होता है। 2 यूनिट क्या होगा, प्रोटॉन, और 2 यूनिट न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन क्या होता है, ये वो पार्टिकल है जिसके अंदर क्या होता है 1 यूनिट प्रोटॉन प्लस 1 यूनिट न्यूट्रॉन होता है। और थर्ड हम बात करते हैं किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो इसके लिए क्या ही बात करें, इसके अंदर तो बस क्या है एक ही प्रोटॉन रहता है। तो इनका अब इनके लिए हम क्या निकालते हैं, वेवलेंथ का वैल्यू। तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल को वी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट कराया जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। आप यहां से देख सकते हो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो वी मान लो फिक्स है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से तीनों को क्या करा रहे हैं, इन तीनों को भी और इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो सबके लिए वी का वैल्यू फिक्स हो गया, एच का वैल्यू सबके लिए फिक्स हो गया। तो वेरी क्या करेगा, यहां वेरी करेगा मास और चार्ज। अगर H फिक्स हो गया और V फिक्स हो गया तो बदला क्या, M और E। तो जिसके लिए M और Q का वैल्यू या E का वैल्यू, E को अब Q ही बोलते हैं, मास और चार्ज का वैल्यू जिसके लिए ज्यादा रहेगा उसके लिए लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसके लिए कम रहेगा उसके लिए ज्यादा रहेगा। तो रेफरेंस मिल गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन से देखो यहां पर क्या रहेगा, इसका मास और चार्ज 2 यूनिट ज्यादा हो गया, मास क्या हो गया 2 यूनिट ज्यादा हो गया। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, और उसी के वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन ना कभी प्रोटॉन की वजह से होता है और ना ही न्यूट्रॉन की वजह से होता है, इन दोनों की वजह से क्या रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, बड़े रिएक्शन धमाके होते हैं। और छोटे छोटे रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं क्या है, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि मास बहुत कम होता है। तो देखो इससे तो मास ज्यादा ही हो गया अल्फा पार्टिकल का, 2 और 2 4 टाइम्स हो गया है ना, मतलब ज्यादा हो गया है। तो इसका लैम्डा का वैल्यू कम आएगा कि ज्यादा आएगा, लैम्डा का वैल्यू इलेक्ट्रॉन से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम ही आएगा है ना। तो कम आएगा तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं, सीधा लिखते हैं वैल्यू 0.101, 0.101 किस में रहेगा, ये एंगस्ट्रॉम में रहेगा। और इधर पर लिख लो क्या, अंडर रूट वी। यहां कुछ कंफ्यूजन हो तो एंगस्ट्रॉम का वैल्यू लिख सकते हो, कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इसका वैल्यू बताओ, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा,
लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन बस इतना बता दो, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? थोड़ा सोचो अच्छे से। बताओ, ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? भाई यहाँ पर 2 यूनिट मास 2 यूनिट चार्ज है, और यहाँ पर बस 1 1 है, तो कम रहेगा। कम रहेगा ना कि ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड होगा। इसके कंपैरिजन में आधे से डिवाइड हो रहा है। एक चार्ज कम, एक मास कम, मतलब ये लगभग आधा क्या हो गया है, कम डिवाइड कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका डबल बढ़ जाएगा। तो इसका 2 गुना रहेगा, तो 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.202 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या रहेगा, अंडर रूट वी रहेगा। ये भी क्लियर है एकदम? और इसको देख लो, ये तो सिर्फ क्या है, एक ही यूनिट से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक ही चार्ज से, ये थोड़ा सा और बड़ा रहेगा। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो इसका वैल्यू आता है लगभग 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या रहेगा, वी रहेगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि सबसे ज्यादा किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, फिर उसका किसका आएगा, एक सिंगल प्रोटॉन का, फिर किसका आएगा, न्यूट्रॉन का, फिर किसका आएगा, अल्फा पार्टिकल का। ठीक, और यहीं पर एक चीज और है, नोट करके लिख लेना, नोट करके यहां लिख दे रहा हूं। अगर हम किसका निकालते हैं, लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को तो पोटेंशियल डिफरेंस से कोई लेना देना है नहीं, है कुछ लेना देना क्या? तो इसका लेना देना है टेम्परेचर से, तो इसको हम लोग टेम्परेचर के बेस पे निकालते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट टेम्परेचर टी, और इसका वैल्यू लगभग लगभग इसी की जितना आता है, 0.286। तो यहाँ पर आप लगभग का साइन लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या बताना चाह रहा था, और नेक्स्ट इसका वैल्यू अगर कंपैरिजन किया जाए, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, फिर किसका रहेगा, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सबका हमने एक साथ क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, और क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और क्या है, इलेक्ट्रॉन। आए समझ में? तो वो आप सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो डायरेक्टली, जिसका मास चार्ज ज्यादा है, वी फिक्स रहेगा, एच फिक्स रहेगा, तो मास और चार्ज बस देख लो। ठीक है, मास सबसे कम किसका रहता है, इलेक्ट्रॉन का, तो पहले कंपैरिजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में करोगे तो दोनों का चार्ज तो सेम है, तो मास डिफाइंड करेगा, तो मास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कम, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, प्रोटॉन। फिर न्यूट्रॉन में क्या रहता है, दोनों एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पे किसका आ जाएगा, न्यूट्रॉन का, फिर लास्ट किसका रहेगा, अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि वहां पर 2 यूनिट प्रोटॉन 2 यूनिट न्यूट्रॉन रहता है। अभी भी किसी को ऐसा थोड़ी कि ये याद नहीं रहता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ज्यादा यूज मतलब देर देर से यूज होता है, तो हो सकता है अभी भी आप लोग इसमें कंफ्यूजन, ऐसा थोड़ी होता है कि भूल जाते हैं अल्फा में क्या रहता है, न्यूट्रॉन में क्या रहता है, नहीं भूलते हो ना, बीटा में क्या रहता है। समझ गए क्या इतना? समझ गए? कितने फार्मूला मिले? चलो एक बार गिनती लगाते हैं फार्मूले का, 5 6 फार्मूले। ये पहला फार्मूला, सबको फिर एक पेज में लिख लेना, मैं अभी नहीं लिखूंगा। 1 2 3 4 6। देख रहे हो टेढ़ा सा जो लाइन आए, कितना सारा फार्मूला दिया हमारे लिए। फिर ये अब ये ऑर्डर भी लिख के रख ही लिए रहना,
और ये 13। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? मान लो ग्राफ बनाना है आपको, बनाना है ग्राफ। पहला ग्राफ लैम्डा वर्सेस मोमेंटम, तो 1/p। क्या हो गया? हाँ, तो आप भी उसको टोपी निकाल रहे थे। सेकंड लेमडा वर्सेस, अगर हम बात करें किसका, कोई भी पार्टिकल हो उसके मास का, तो क्या हो जाएगा 1/m। अगर मास अलग अलग है तो इस तरह से हो जाएगा। थर्ड चार्ज के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1/√, क्या है, q। अगला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, 1/e की √e है। ई बस है क्या? ठीक, 1/b। टेम्परेचर में क्या है, 1/√T। और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे डेल्टा वी रखो या वी रखो, दोनों में सेम √ अंदर में ही रहेगा, है ना। हाँ 8 होगा। क्या होगा 8 में, और क्या है, और कुछ बचा उसमें देखो। बस इतना ही था। ठीक है, चलो इतना ही रख लेते हैं। अब ग्राफ बनाना है अगर इसका, तो ग्राफ कैसे बनेगा सबका, एक संग बना दूं सबका। इधर पे ले लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा, और इधर पर ये सारे खानदान को पूरा एक साथ लिख देते हैं, ठीक रहेगा। क्या क्या है, मोमेंटम p, फिर मास, और √q, और हो गया, और कुछ। तो ये देखो, और ग्राफ कैसे बनेगा इसका, रेक्टेंगुलर, ये चैप्टर फिनिश होता है, खत्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2-4 देख लेते हैं, बाकी सब होमवर्क दे दूंगा। लो ये क्वेश्चन को देख लो एक बार, कितना हुआ था क्वेश्चन, 51। पढ़ लो इसको, बताओ आंसर क्या है। बी फॉर बैगन। ठंडी में भी बैगन बहुत चल रहा है भाई, बहुत बन रहा है घर में बैगन अभी। हाँ, बी। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन आता है, फिर अल्फा पार्टिकल। तो ये हमारा सीक्वेंस याद हो गया कि नहीं, ये हो गया आपको। हाँ
बी फॉर बैगन याद हो गया, ये भी याद हो गया। मार्केट में तो आ रहे हैं ना भी ज्यादा वही। मार्केट तो नहीं गया हूं मैं लेकिन जो यहाँ और वहां सब्जी बन रही है उससे अंदाजा लग जा रहा है मेरे को। अगला क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, तो लगभग करके बोला था क्या? लगभग बोला था क्या कुछ ऐसा? हाँ, तो भाई उससे उसको कुछ मतलब है ना। क्या आ जाएगा? टी फॉर, बी फॉर क्या होता है बी फॉर? स्ट्रेस बॉल। ये वाला बेचारा गंदा हो जा रहा है। हाँ, आसान है ना, देखो सब क्वेश्चन एकदम। क्या आ जाएगा? मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन ए। बाकी सबको होमवर्क दे दूं क्या? एक क्वेश्चन और बताने के लायक है, उसको बता देता हूं मैं, बाकी खत्म। तो ये सब होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें लगभग प्रीवियस ईयर क्या आए हुए सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है इस सब क्वेश्चन को ट्राई करना। बाकी जितना क्वेश्चन जरूरी था वो तो मैंने करा ही दिया, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो खत्म करें इस क्लास को यहीं पे। चलो, थैंक यू। छोटा चैप्टर है बट इसका वेटेज रहता है ना, दोनों ही पर्पस से, चाहे स्कूल के पर्पस से नीट के पर्पस से, इसलिए बढ़िया से घर जाके आज इसका जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब बना लेना। थैंक यू, बाय बाय।